टुडे विल बी डूइंग फंडामेंटल राइट्स। मैंने आपको याद होगा, मैंने आपको सिटीजनशिप तक पढ़ा दिया था प्रीवियस वीडियो में। तो अब हम लोग करेंगे फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि क्या क्या था। पार्ट 1 आपका क्या था, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, या पार्ट 1 आपका क्या था, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, और पार्ट 2 आपका क्या था, सिटीजनशिप, राइट। इसी तरीके से अब पार्ट 3 जो है हमारा, वो है हमारा फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। अब फंडामेंटल राइट्स होती क्या है ये समझना है हमें पहले। तो एक चीज़ मैं आप लोग को समझा दूं पहले कि जितना मैं पढ़ा रही हूँ उससे ज़्यादा आपके बाहर का कहीं फंसेगा नहीं MHCT में, ठीक है। तो उस चीज़ पे मत कंफ्यूज होना, ये डाउट अपने मन में मत लाना कि क्या हमें इतना ही पढ़ना है। तो हाँ, हमें बस इतना ही पढ़ना है, ठीक है। और फंडामेंटल राइट्स में मैंने फर्स्ट और सेकंड पार्ट में भी आप लोग को जो जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे वो आपको बता दिए थे। अब इसी तरीके से इस पार्ट में जो जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है वो आप लोग को याद रखने ही रखने हैं, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स होती क्या है हमारी, दीज आर द बेसिक राइट्स गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एनी लॉ इनकंसिस्टेंट और इन डेरोगेशन ऑफ दीज राइट शैल बी वॉइड। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि अगर कोई भी एक लॉ बनता है, ठीक है, और वो क्या होता है, वो हमारे फंडामेंटल राइट को वायोलेट करता है, तो उसको हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, वॉइड, ठीक है। राइट टू प्रॉपर्टी हैड बीन डिलीटेड थ्रू 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 वॉज पास बाय द मोरारजी देसाई गवर्नमेंट। एक बात याद रखना, MHCT का ये फेवरेट क्वेश्चन है। मैंने आप लोग को एक चीज़ बताई थी कि MHCT में कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो उनका फेवरेट टॉपिक है, जिससे वो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो सब टॉपिक उनका फेवरेट है वो है फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ना। और ये जो एक पर्टिकुलर चीज़ है कि राइट टू प्रॉपर्टी जो हमारा डिलीट हो गया था 44th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, किसकी गवर्नमेंट के द्वारा, मोरारजी देसाई गवर्नमेंट के द्वारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बारी MHCT पूछ लेता है कि कौन से अमेंडमेंट के थ्रू राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट किया गया था, या फिर किसकी गवर्नमेंट ने राइट टू प्रॉपर्टी में अमेंडमेंट लाए थे। ये दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो थर्ड चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी राइट टू प्रॉपर्टी को लेके, वो है कि वो अर्लियर किस आर्टिकल में था और अब किस आर्टिकल में। तो राइट टू प्रॉपर्टी वाज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज F, बट नाउ इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अंडर आर्टिकल 300A। समझ में आई मेरी बात। राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में ये 3 चीज हमें बहुत अच्छे से याद रखना है। क्या, पहला तो वो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज F में था, फिर उसको फंडामेंटल का स्टेटस हटा के कॉन्स्टिट्यूशनल का स्टेटस दे दिया गया, एंड नाउ करेंटली इट इज इन आर्टिकल 300 क्लॉज A। अब इसको तुम लोग पूछोगे कि मैम ये फंडामेंटल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में क्या डिफरेंस है। फंडामेंटल राइट जब भी वायोलेट होती है तो यू कैन अप्रोच द कोर्ट, ओके, एंड आस्क फॉर सम रिलीफ। बट जब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हमारी वायोलेट होती है तो उस केस में आप कोर्ट को अप्रोच नहीं कर सकते हो, ठीक है। उस केस में हमारी माने जाते हैं कि कोई बेसिक वो हार्म नहीं हुई है, इस वजह से हम लोग कोर्ट नहीं जा सकते, ठीक है ना। दूसरी चीज क्या है कि हमारा राइट टू प्रॉपर्टी क्या है, 44th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू अमेंड किया गया था, डिलीट किया गया था, किसकी गवर्नमेंट द्वारा, मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट द्वारा, ठीक है। नाउ कमिंग टू आर्टिकल्स, अब जो जो मैं आर्टिकल्स बताऊंगी वो याद रखने ही रखने। आर्टिकल 12, स्टार्टिंग विद आर्टिकल 12 जो है हमारा, इट डिफाइंस द टर्म स्टेट, दैट इज द गवर्नमेंट, legislative and executive organs, the parliament, all local authorities etc. comes under the ambit of state। मतलब जो हमारे गवर्नमेंट है, जो हमारा पार्लियामेंट है, या जो हमारा लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स हैं, कोई भी लोकल अथॉरिटी है जैसे पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज, ये सब, वो सब हम क्या उनको एक टर्म देते हैं, वो है हमारा स्टेट। एक कॉमन टर्म उन सबके लिए क्या है, स्टेट। दे कम अंडर द अम्ब्रेला ऑफ स्टेट, ठीक है। आर्टिकल 12 इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है क्योंकि MHCT में एक क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है कि इन विच आर्टिकल डिफाइंस द टर्म स्टेट, ठीक है। और ये भी बहुत बार पूछा है कि स्टेट के अंदर क्या क्या आते हैं। तो गवर्नमेंट आता है, हमारा पार्लियामेंट आता है, लोकल अथॉरिटीज आती हैं, लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स आते हैं, जो भी हमारे गवर्नमेंट से एसोसिएटेड है वो हमारे स्टेट में आएंगे। क्लियर ना। तो आर्टिकल 12 हमें याद रखना है, ठीक है, याद रखना है। आर्टिकल 13, लॉज इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट शैल बी वॉइड। ये बात मैंने स्टार्टिंग में ही बोली थी, जब कोई भी लॉ एक आपकी फंडामेंटल राइट को वायोलेट करेगा तो उसको हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, वॉइड। और ये चीज कहाँ लिख दी गई है, आर्टिकल 13 में,
ठीक है, अब आती है हमारी 6 बेसिक फंडामेंटल राइट्स। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, आपकी फिर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, एंड फिर आपके आती है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, ये 6 बेसिक हमारी फंडामेंटल राइट्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है MHCT के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट फंडामेंटल राइट जो है हमारी राइट टू इक्वालिटी। देखो 6 फंडामेंटल राइट हैं जिनके अंदर आर्टिकल्स सब डिवाइडेड हैं। ठीक है, तो राइट टू इक्वालिटी किसको कवर करता है? 14 to 18। ठीक है, अब आर्टिकल 14 हमारे क्या बोलता है? इक्वालिटी बिफोर लॉ। इट हैज 2 components, that is equality before law and equal protection of law. It states that equals must be treated equally whereas unequals must be treated differently. अब इसका क्या मतलब है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक बात मेरी समझ लेना कि आर्टिकल 14 इंपॉर्टेंट है क्योंकि इक्वालिटी बिफोर लॉ के बारे में बहुत क्वेश्चंस आ जाते हैं। ये क्वेश्चन बनता है पहले तो कि 2 कंपोनेंट क्या है आपके अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 30। तो वन इज इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड द अदर इज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है MHCT के पर्सपेक्टिव से। इक्वालिटी बिफोर लॉ किस आर्टिकल में दिया है ये भी हमारा पूछ लेता है, तो ये सब चीजें हमें याद रखनी है। ठीक है, नाउ इट स्टेट्स दैट इक्वल्स मस्ट बी ट्रीटेड इक्वली वेयर एज अनइक्वल्स मस्ट बी ट्रीटेड डिफरेंटली। इसका क्या मतलब है? आपको पता होगा कि हमारी कंट्री में एक चीज बहुत ज्यादा है, वो है वेल्थ गैप। अगर कुछ लोग अमीर हैं तो वो बहुत ज्यादा अमीर है, कुछ लोग इफ दे पुअर तो वो बहुत ज्यादा गरीब है। ठीक है, तो अब इसमें क्या, तो यही हमारा आर्टिकल 14 कहता है कि इक्वल्स को इक्वली ट्रीट करो। जितने अमीर हैं या जितने अच्छे मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास हैं, उनको एक जैसा ट्रीट करो, बट जितने लोअर क्लास के पीपल हैं, BPL हैं, उनको थोड़ा अलग तरीके से ट्रीट करो ताकि वो दोनों इक्वली सेम पेडेस्टल पे खड़े हो सके। समझ में आई मेरी बात? यही हमारा कहता है आर्टिकल 14। ठीक है, इसीलिए आपको पता होगा जो रिजर्वेशन है वो हमारा कुछ ही कैटेगरीज के लिए है, सारी कैटेगरीज के लिए अवेलेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा आर्टिकल 14 क्या कहता है? दैट इक्वल्स मस्ट बी ट्रीटेड इक्वली वेयर एज अनइक्वल्स मस्ट बी ट्रीटेड डिफरेंटली। क्लियर? नाउ मूविंग अहेड, Article 15, Prohibition of Discrimination, prohibits state from discriminating its citizens on the ground of religion, race, caste, sex, etc. The state can make special provisions for women or children or for socially and educationally backward classes. ठीक है, ये किसकी बात करता है? Prohibition of Discrimination की। Article 15 को भी हमें याद रखना है। आर्टिकल 16 क्या कहता है? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, कि अगर आप किसी पब्लिक डोमेन में हो तो वहां पे आपको सबको इक्वली अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए रादर दैन गिविंग अपॉर्चुनिटीज टू वन स्पेसिफिक ग्रुप और क्लास और कास्ट। क्लियर? नाउ मूविंग अहेड, ये जितने हैं ना 14, 15, 16, 17 ये सारे हमको याद रखने हैं। ठीक है, नाउ अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी किसमें दिया है? आर्टिकल 17। ये तो बहुत बारी पूछा है उसने MHCT ने कि अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी कौन से आर्टिकल में दिया है। ये तो रिमेंबर, यू हैव टू रिमेंबर दिस पर्टिकुलर आर्टिकल। आर्टिकल 18, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। इट प्रोहिबिट्स कन्फर्मेंट ऑफ टाइटल्स बाय स्टेट एक्सेप्ट द मिलिट्री वंस और द एकेडमिक वंस। That is, no person can receive a title from the state other than the military or academic distinctions. आप देखते होंगे जो डॉक्टर्स हैं वो अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाते हैं, या CA, CS, एडवोकेट, ये सब क्या है? ये सब एजुकेशनल टाइटल्स हैं। तो इन सिर्फ एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल यही सारे टाइटल्स यूज कर सकता है आज की डेट में, बीइंग द सिटीजन ऑफ अ कंट्री। ये नहीं कि कोई सपोज कल को कोई XYZ पर्सन आते हैं कोर्ट में और वो कहते हैं कि मैं तो राजा की फैमिली से बिलोंग करता था, पहले मेरे जो एंसेस्टर्स थे वो राजा थे, तो आज की तारीख में मैं भी एक राजा एंड आई यूज द टाइटल राजा XYZ। तो नहीं, ये चीज गलत है। ठीक है, कि वो हर गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट में भी यही नाम लिखवा रहे हैं, नहीं, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, तो आज की तारीख में आप सिर्फ मिलिट्री और एजुकेशनल टाइटल्स को यूज कर सकते हो। ठीक है, अब आता है हमारा आर्टिकल 19, दैट इज राइट टू फ्रीडम। अब आर्टिकल 19 हमारा क्या कहता है? आर्टिकल 19 में क्लॉज 1 है जो ये गारंटी करता है कि ये सारी जो 6 फंडामेंटल फ्रीडम राइट्स हैं वो सब सिटीजन्स को अवेलेबल हैं। दैट इज गारंटीज ऑल द सिटीजन 6 फंडामेंटल फ्रीडम राइट्स। क्या क्या फ्रीडम है वो? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, freedom to form association or unions, to move freely throughout the territory of India or to settle in any part of India,
राइट टू ट्रेड एंड ऑक्यूपेशन, ठीक है। देन है आपका राइट टू प्रॉपर्टी जो डिलीट हो गया था 44th अमेंडमेंट के द्वारा, जो हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, ठीक है। पहले तो 6 थी, बट अब की आज की तारीख में कि ये 5 हो गई हैं, ठीक है। तो हमारा आर्टिकल क्लॉज 19 आर्टिकल क्या कहता है, राइट टू फ्रीडम, जिसमें 19 क्लॉज 1 ये गारंटी करता है कि ये सारी राइट्स हर इंडिविजुअल को, हर सिटीजन को अवेलेबल है। जो हमारा 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है कि हर इंडिविजुअल को फ्रीडम मिली है कि वो पब्लिकली खड़े होकर अपने ओपिनियंस को पुट कर सके। फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, कि वो लोग पीसफुली असेंबल हो सके किसी भी ग्राउंड में कहीं भी और अपने ओपिनियंस को पुट अप कर सके, राइट। उसके बाद आता है फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस एंड यूनियंस। आप देखते होंगे कि बहुत ज्यादा गवर्नमेंट एसोसिएशंस बनती हैं, यूनियंस बनती हैं, तो कोई भी इंसान वो सब कर सके उसको हम लोग कहते हैं फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस। फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। राइट टू ट्रेड एंड ऑक्यूपेशन, की कोई भी आप ट्रेड कर लो, कोई भी आप ऑक्यूपेशन कर लो। एंड देन राइट टू प्रॉपर्टी जो कि डिलीट हो गया है, ठीक है। Now, these freedoms are not absolute and are subjected to reasonable restrictions mentioned in Article 19 Clause 2 to 19 Clause 6. ये basically ये कहता है, basically 19 Clause 2 मेजर है कि ये जितने भी आपको फ्रीडम्स दी गई हैं वो एब्सोल्यूट नहीं है। आप इन फ्रीडम्स के बेसिस पे कुछ भी नहीं कर सकते हो, इसका मतलब ये है। और इनको गारंटी करने के लिए, इनको एक्सरसाइज करने के लिए आपको कुछ रिस्ट्रिक्शंस को भी फॉलो करने पड़ेंगे जो कि रीजनेबल इन नेचर हैं एंड विच आर मेंशन्ड इन आर्टिकल 19 क्लॉज 2। ये याद रखना है कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन किस में मेंशन्ड है, 19 क्लॉज 2 में, ठीक है। अब ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस क्या है, बेसिकली आपका डिसेंसी है, मॉरालिटी है, स्टेट की सॉवरेनिटी, इंटेग्रिटी है कि आप कोई ऐसा काम मत करो जिससे स्टेट की सॉवरेनिटी, इंटेग्रिटी हार्म हो। आप कोई ऐसी स्पीच मत करो जो हेट स्पीच हो या जो वायलेंस क्रिएट करे, ये सब, ठीक है। तो दीज फ्रीडम्स आर नॉट एब्सोल्यूट एंड आर सब्जेक्टेड टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन मेंशन्ड फ्रॉम आर्टिकल 19 क्लॉज 2 टू 19 क्लॉज 6, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट आर्टिकल 20 जो है आपका प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस एंड इंक्लूड्स डबल जियोपार्डी। इसका क्या मतलब होता है, ये टर्म याद रखना है, ठीक है। हाँ एक चीज सॉरी मैंने नहीं बताई कि इसमें आपको याद क्या रखना है। आपको ये सारे क्लॉजेस और सब क्लॉजेस नहीं याद रखना है, बस ये याद रखना कि राइट टू फ्रीडम किस में दिया है, आर्टिकल 19 में दिया है। कौन कौन से दिया है बेसिक याद रख लेना, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है, असेंबल, ये याद रख लेना, क्योंकि क्वेश्चन आपको क्लॉज या सब क्लॉज वाइज नहीं पूछा जाएगा, आपको यही पूछा जाएगा कि कौन से आर्टिकल में ये मेंशन्ड है दैट अ सिटीजन ऑफ इंडिया कैन मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड कैन सेटल एनीवेयर, ठीक है। तो ये क्या है, किस आर्टिकल में दिया है, ये आर्टिकल 19 में आपको दिया है, ये आपको ऐसे ऐसे करके याद रखना है, ठीक है। और राइट टू प्रॉपर्टी भी पहले आपका इसी का पार्ट था, ठीक है, और इसके रिस्ट्रिक्शंस किसमें, 19 क्लॉज 2 to 6 में, ओके। नाउ कमिंग टू आर्टिकल 20 इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस। बेसिकली ये कहता है कि इफ मिस्टर ए है कोई, ठीक है, इनको कन्विक्ट कर लिया गया, डिटेन कर लिया गया पुलिस द्वारा फॉर सम क्राइम जो कि इन्होंने किया ही नहीं है, तो बेसिकली आर्टिकल 20 हमारा यही कहता है कि उन सब केसेस में आपको प्रोटेक्शन देता है उस पर्सन को, इंडिविजुअल या सिटीजन को, फॉर दैट ऑफेंस विच दैट पर्सन हैज नॉट कमिटेड, ठीक है। फिर आता है हमारा डबल जियोपार्डी। डबल जियोपार्डी आपका क्या कहता है, ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको हमको याद रखना है, और ये भी याद रखना है कि आर्टिकल 20 में दिया गया है, जो कि ये कहता है कि एक पर्सन कोई है, सपोज ए, ठीक है, इन्होंने कोई चोरी की थी, ठीक, और इन्होंने कोई मर्डर किया था सपोज, और उसी में इन्होंने चोरी भी की थी, ठीक है। तो अब इनके अगेंस्ट फाइल हो गया था केस एक मर्डर के लिए, ठीक है, इनको 5 साल की सजा मिल गई थी, 5 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट, ठीक है। मिस्टर बी के घर इन्होंने मर्डर किया था और चोरी की थी, मिस्टर बी ने इनके खिलाफ केस फाइल किया था, ठीक ना। अब इनको 5 साल की सजा मिल गई। अब ये 5 साल बाद अपनी सजा जब पूरी करके बाहर आए तो मिस्टर बी फिर से कोर्ट पहुंच गए और इन्होंने कह दिया कि जब इसने मर्डर किया था मेरे घर में तो उसने साथ साथ मेरी कोई गोल्ड की चेन भी चुराई थी, तो अब इसको फिर से पनिश करो। तो कोर्ट कहेगा कि here Mr. A cannot be punished again. Why? Because the rule of double jeopardy is applicable. ठीक है, अंडर डबल जियोपार्डी मिस्टर ए कैन नॉट बी पनिश्ड अगेन। क्यों? क्योंकि जब डबल जियोपार्डी ये कहता है कि सपोज एक कोई पर्सन ने कोई क्राइम किया है तो उसके लिए वो सिर्फ एक ही बार पनिश होता है, 2 बार नहीं,
अगर जब वो मर्डर के केस में पनिश किया गया था तो उसके सारे एम्बिट्स को कवर कर लिया गया था, वो हर एक चीज के लिए पनिश कर दिया गया था, तभी उसको 5 साल की जेल मिली थी। ठीक है, तो डबल जेओपार्डी ये कहता है कि सपोज कोई एक पर्सन ए है, उनको हम लोग सिर्फ एक ही बार उनकी क्राइम के लिए पनिश करेंगे, 2 बार नहीं। क्लियर? डबल जेओपार्डी समझ में आ गया? ये याद रखना है हमें, दैट अ पर्सन कैन नॉट बी पनिश ट्वाइस फॉर द सिमिलर ऑफेंस। नाउ आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। सी यहाँ पे मैंने एक स्टेटमेंट लिखा है, अवेलेबल टू बोथ सिटीजन एंड एलियन पर्सन। ठीक है, एलियंस बेसिकली वो होते हैं जो हमारे कंट्री के सिटीजन नहीं होते, फॉरेन कंट्री के होते हैं। तो अब ये मैंने यहाँ पे एक पर्टिकुलर सेंटेंस इसी राइट में क्यों लिखा? ऐसा नहीं है कि बाकी हमारी जो राइट्स है वो एलियंस को अवेलेबल नहीं है, बट एमएचसीटी में बहुत बारी इस आर्टिकल के बेसिस पे ये क्वेश्चन आ जाता है कि विच राइट इज अवेलेबल टू बोथ सिटीजन्स एंड एलियंस। तो ये है हमारा आर्टिकल 21, दैट इज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। Further, it states the due process of law, that is, the right can only be taken away through a fair and just procedure. Due process of law क्या है? ये हर एक सिटीजन को राइट टू लाइफ गारंटी करता है कि वो अपनी लाइफ अच्छी तरीके से जी ले। ठीक है, लेकिन ये एक रिस्ट्रिक्शन लगाता है, दैट इज, रिस्ट्रिक्शन नहीं बोलेंगे बट ये एक क्लॉज यूज करता है, दैट इज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, कि इस पर्टिकुलर पर्सन के पास भले ही 21 आर्टिकल के अंडर सारी राइट्स हैं, बट अगर ये कोई क्राइम कमिट करता है और स्पेशली कोई एक हीनियस क्राइम कमिट करता है, तो उस केसेस में इसकी लाइफ हम लोग ले भी सकते हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल कैपिटल पनिशमेंट। तो कैपिटल पनिशमेंट कब दी जाती है? ये चीज आपने सुना होगा, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में कैपिटल पनिशमेंट दी जाती है, ऐसे कभी भी उठा के नहीं दे दी जाती है। रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में कैपिटल पनिशमेंट दी जाती है, तभी यहाँ उन्हीं सब बेसिस पे ये क्लॉज यूज होता है, दैट इज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ विच स्टेट्स दैट द राइट कैन ओनली बी टेकन अवे थ्रू अ फेयर एंड जस्ट प्रोसीजर। करेक्ट? नाउ आर्टिकल 21 ए किसकी बात करता है? क्लॉज ए, राइट टू एजुकेशन, दैट इज बेसिक एजुकेशन शुड बी प्रोवाइडेड टू चिल्ड्रन एज 6 years to 14 years। ठीक है, ये एक चीज याद रखना है क्योंकि बहुत बारी ये भी एमएचसीटी का फेवरेट क्वेश्चन है कि राइट टू एजुकेशन किस आर्टिकल में दिया है और किस अमेंडमेंट के थ्रू आया था, दैट इज 86th अमेंडमेंट 2002। ये दोनों चीज याद रखनी है एट एनी कॉस्ट क्योंकि ये बहुत बारी आ चुका है। ना आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, ये बेसिकली यही कहता है कि अगर आपको कोई बिना किसी रीजन के डिटेन कर लिया गया, ठीक है, पुलिस आई आपको उठा के लेके चली गई बिना कोई रीजन दिए, तो उस केसेस में आप आर्टिकल 22 को एक्सरसाइज कर सकते हो, वो आपको प्रोटेक्ट करता है इन सब इलीगल डिटेंशन में। क्लियर? नाउ जस्ट अ सेकेंड, या कहाँ तक किया हमने? हाँ, 19 to 24। ठीक है, अब आता है हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। जस्ट अ सेकेंड, ये हमने किया, राइट टू फ्रीडम हमने कवर कर लिया, राइट टू इक्वालिटी हमने कवर कर लिया। अब आता है हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन पहले, ठीक है, और फिर हमारा आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 24 और 23 हमारे कवर होते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में, 23, 24। ठीक है ना, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन हमारा क्या कहता है? दैट इट प्रोहिबिट्स ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स। एंड आपका 24 क्या कहता है? अबॉलिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 years। करेक्ट ना, अब जो आता है हमारा वो आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो 25 to 28 में दिया हुआ है। आर्टिकल 25 अब हमारा क्या कहता है? इट गारंटीज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन टू दी सिटीजन्स, कि आप कोई भी रिलीजन, बीइंग सिटीजन ऑफ द कंट्री, आप कोई भी रिलीजन यू कैन प्रोफेस, यू कैन अडॉप्ट एंड यू कैन कंटिन्यू दैट। Article 26 confers the right to religious denominations. Article 27 states that no one can be forced to pay taxes to promote a religion or religious denominations. 28 protects the freedom of religion and educational institutions. ठीक है, बहुत ज़्यादा इसमें डेप्थ में घुसने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स अब आता है हमारा, जो कि होता है आर्टिकल 29 to 31 में, जो कहता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज, ये हमारा 29 कहता है, और 30 हमारा कहता है एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर द इंस्टीट्यूशन मेड बाय माइनॉरिटी
क्लासेस, माइनॉरिटी ग्रुप्स बेसिकली, ठीक है। अब जो आर्टिकल 31 था हमारा, वो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड था, जो कि हमें पता है डिलीट हो गया किस अमेंडमेंट के थ्रू, 44th अमेंडमेंट के थ्रू, करेक्ट। और अब किस आर्टिकल में, 300 क्लॉज ए, ओके। नाउ मूविंग अहेड, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और एमएचसीटी का सबसे फेवरेट आर्टिकल है, ये भी हमें याद रखना है, ठीक है। अब ये क्या कहता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आर्टिकल 32 जो है, हमें डॉक्टर अंबेडकर टर्म दिस आर्टिकल एज हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है एमएचसीटी में कि विच आर्टिकल इज नोन एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये हमारा आर्टिकल 32 है, और किसने ये चीज बोली थी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, ये भी याद रखना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि विच आर्टिकल इज नोन एज द हार्ट एंड सोल, which article is known as the heart and soul of the constitution. It's 32, and who stated this, Dr. B.R. Ambedkar gave this term to article 32. Now as क्यों कहा गया है, as it guarantees the right to approach the supreme court for the enforcement of fundamental rights. अब मैम ये सब क्या है, एक बार रीड कर लेते हैं फिर मैं आपको समझाती हूँ। Further, it gives the Supreme Court the power to issue writs to enforce rights. This right can only be suspended during the operation of emergency under Article 359. अब इसको ध्यान से समझना जो भी मैं बताऊंगी, ठीक है। सी बेसिकली जो हमारा आर्टिकल 32 है, ये क्या कहता है, सपोज कोई मिस्टर ए है और कोई मिस्टर बी है, ठीक है ना, इनको कोई विवाद हो गया था, अब ये दोनों पहुंच गए कोर्ट, ठीक है। इनकी बेसिकली क्या बोलते हैं, फंडामेंटल राइट कोई इन्होंने वायलेट कर दी थी, और ये पहुंच गए इसलिए कोर्ट, जो मिस्टर ए थे। अब मिस्टर ए क्या करेंगे, जब इनकी फंडामेंटल राइट वायलेट हुई, तो ये आर्टिकल 32 के अंदर, आर्टिकल 32 के अंदर ही कैन अप्रोच सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो ये सिर्फ याद रखना, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, कोई भी कोर्ट नहीं। 32 के अंदर सिर्फ एक बंदा सुप्रीम कोर्ट ही जा सकता है। 32 के अंदर इन्होंने एक रिट पिटिशन फाइल कर दी कोई मिस्टर बी के खिलाफ, ये जो मिस्टर बी थे जिन्होंने इनकी फंडामेंटल राइट वायलेट की थी, मिस्टर बी के खिलाफ इन्होंने रिट पिटिशन फाइल कर दी कि जो मिस्टर बी हैं उन्होंने ऐसा ऐसा मेरे साथ किया है और मेरी फंडामेंटल राइट यहाँ पे वायलेट हुई है, ना आई नीड द रेमेडीज और आई नीड द रिलीफ, ठीक है। अब जो कोर्ट होगा हमारा सुप्रीम कोर्ट, वो इस मैटर में ताकाझाकी करेगा, इस मैटर को देखेगा कि क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या हुआ है क्या नहीं, और उसके बाद वो अपना डिसीजन देगा, ठीक है। अब रिट क्या होता है, रिट होता है बेसिकली इट इज अ रिटन ऑर्डर इशूड बाय कोर्ट कमांडिंग अ पार्टी टू हुम इट इज एड्रेस्ड टू परफॉर्म और सीज परफॉर्मिंग एन एक्ट। बेसिकली रिट क्या होता है, यही होता है हमारा कि जो एक ऑर्डर पास कर देता है हमारा कोर्ट की, यू नो आपने जो अग्रीव पार्टी के साथ किया है, जो अपोनेंट होती है अग्रीव पार्टी की, बेसिकली उन्होंने रिस्पोंडेंट जो होते हैं हमारे, बेसिकली कि यू नो आपको ऐसा ऐसा टास्क अब करना है या यू हैव टू सीज फ्रॉम डूइंग दिस टास्क। तो यही होती है हमारी रिट। पहले क्या होता था कि यू नो जो पार्टी अग्रीव्ड है हमारी, जिसके साथ गलत हुआ है, जिसकी फंडामेंटल राइट वायलेट हुई है, सिर्फ वही कोर्ट में जाके रिट पिटीशन फाइल कर सकती थी। बट अब क्या हो गया, अब यू नो सपोज भी पर्सन एक्स है, उन्होंने देखा यू नो पब्लिक डोमेन में कोई गलत चीज हो रही है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो रही है, तो ABC एक ऑर्गेनाइजेशन है जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग करती है, तो अब उन्होंने PIL फाइल कर दी। PIL क्या होता है, PIL बेसिकली रिट पिटीशन क्या होती है, रिट पिटीशन जब आपके साथ कोई आपकी फंडामेंटल राइट वायलेट हुई हो, आपके साथ गलत हुआ हो, तब आप वो फाइल करते हो रिट पिटीशन। और PIL कब फाइल होती है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जब आप देखते हो आपके साथ गलत नहीं हुआ है बट व्हेन यू सी कि किसी और के साथ गलत हुआ है ना, आप उनके बिहाफ पे पब्लिक एट लार्ज जब कंसर्न होती है, तब हम लोग PIL फाइल करते हैं, ठीक है, क्लियर। तो 32 के अंदर हमने क्या चीजें समझी, 32 के अंदर हमने ये चीजें समझी, पहले तो कि ये हार्ट एंड सोल है कॉन्स्टिट्यूशन का, दूसरा BR अम्बेडकर ने ये चीज बोली थी, तीसरा सुप्रीम कोर्ट को ये पावर देता है, आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को पूरी पावर देता है टू इश्यू रिट्स और टू इन्फोर्स राइट्स। बेसिकली लोग तब जाते हैं जब उनकी फंडामेंटल राइट वायलेट हुई हो, देन दे कैन यूज आर्टिकल 32, दे कैन एक्सरसाइज आर्टिकल 32 विच इज कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। Therefore, they can approach the court, that is the Supreme Court. They can bang the doors of the Supreme Court and ask for the remedies. Okay, because their rights have been violated. और उस केस में the Supreme Court could issue the writ petition, could issue the writ. ठीक है, that is they could command a party to whom it is addressed to perform or to cease from performing an act.
क्लियर? जब किसी भी बंदे की फंडामेंटल राइट वायलेट हो गई है तब वो उस केस में अपनी ही एक फंडामेंटल राइट को यूज करके 6 में से एक फंडामेंटल राइट को यूज करके अपनी उस वायलेशन के लिए रिलीफ मांग सकता है। क्लियर? आई होप कोई डाउट नहीं रह गया होगा। 6 फंडामेंटल राइट है हमारे पास, जिसमें से एक क्या है हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, जो कि ये कहती है अगर आपकी 5 फंडामेंटल राइट में से कोई भी एक वायलेट हुई है तो आप आओ हमारे पास, आप आओ सुप्रीम कोर्ट, आप फाइल करो रिट पिटिशन और एक रिलीफ लेके जाओ। ठीक है, ये आपको पूरी सिटीजन्स को राइट देती है। ठीक है, अब आगे के केसेस में आगे के वीडियो में मैं रिट पिटिशन समझाऊंगी कि रिट आप होती किस तरीके की है, एग्जैक्टली होता क्या है और कैसे कैसे यू कैन अप्रोच द कोर्ट।